हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 30 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे यूपीएसआई मैथ्स के सेट नंबर 1 से 29 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप, उस पर जुड़कर आप लोग अपना इशू बता सकते हैं। हम लोग या तो मैनुअली टेक्स्ट फॉर्म में आप लोगों को वहाँ पर बता देंगे, या तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों का इशू रिजॉल्व कर देंगे। उस ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर कितना है। तो पहले हम लोग भाज्य संख्याएं निकाल लें कौन सी हैं अपनी 5 पहली, और अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं तो आप लोगों को मालूम है कि पहली 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11 है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से कट जाएं या स्वयं से कट जाएं, वो अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में मिनिमम 3 गुणनखंड होने चाहिए उसके। जैसे पहली कौन सी होती है अपनी 4, 4 के 3 गुणनखंड होते हैं, चेक कर सकते हैं। 4 कितने से कट सकता है, 1 से। 4 कट सकता है 1 से, 2 से और 4 से स्वयं। अब जैसे 4 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 6, 6 भी कंपोजिट नंबर होता है। ये देखिए कितने से कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वो होती हैं जो अपने से, 1 से और इसके अलावा भी संख्याओं से कटें, मिनिमम उनके 3 गुणनखंड हों, तो वैसी संख्या कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्या शुरू की 5 कौन सी हो जाएंगी, 4, 6, 8, 9 और 10। अब क्वेश्चन ने पूछा इनके माध्य के बीच का अंतर कितना है। तो इनका टोटल कितना आ गया, 6, 4, 10, 8, 18, 9, 27, 10, 37। इनका कितना आ गया, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28। अब माध्य के बीच का अंतर निकालना है, तो या तो आप 37/5 और 28/5 करके माइनस कर लें, या तो 37 में 28 घटाएं, वैल्यू आएगी 9, 9/5 कर दें, वैल्यू आ गई 1.8। 1.8 अपना फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, जान की आयु जीन से 2 गुनी है। तो अगर एक तरफ जान लिखें, एक तरफ जीन लिखें। अब क्वेश्चन ने बोला जान की आयु जीन से 2 गुनी है, तो ये अगर x के हैं तो ये 2x के हैं। फिर क्वेश्चन ने बोला 3 वर्ष बाद आयु का योग 66 वर्ष होगा। 3 वर्ष बाद मतलब 2x + 3 प्लस x + 3 बराबर 66 के है। क्वेश्चन ने पूछा जीन और जान की वर्तमान आयु क्रमशः है, तो ये 3x बराबर आ गया 60, x बराबर आ गया 20। तो जीन अपने हो गए 20 ईयर के, जीन हो गए 20 ईयर के, और उसमें 2 गुना कर देंगे, वैल्यू जान की आ जाएगी, जान आ गया 40 की। सेकंड का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर, 6000 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान को धीमा कर दिया गया। यात्रा के लिए औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई थी और उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई थी। उड़ान की मूल अवधि क्या है। तो 6000 किलोमीटर की दूरी पे चेक करना है। ये तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कम हो गई है तो उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि होगी। 30 मिनट का मतलब 0.5 की वृद्धि हुई है जब 400 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमा कर दिया गया है। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, अगर 400 पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू हमारे पास आएगी 2000, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो वैल्यू आ गई 2.5। और आगे चलते हैं, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2400, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 3। तो देखिए जब 2000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी डिस्टेंस 6000 आ जाएगी, और जब 2400 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू अपनी 6000 आ जाएगी। तो हमें क्या मालूम चल गया, क्वेश्चन ने बोला था यात्रा के औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई थी, तो मतलब 2400 उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड। और 2400 जब ओरिजिनल स्पीड थी तो उसके सामने टाइम क्रॉस पे क्या लिखा, 2.5, यह उसका ओरिजिनल टाइम था।
ओरिजिनल टाइम। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, उड़ान की मूल अवधि क्या है, यही उसका ओरिजिनल टाइम 2.5 है। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, थर्ड का डी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 ग्राम दर्शाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ा देता है। अब एक ग्राहक को 5 किग्रा बेच देता है बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि पर प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन ने बोला 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। मतलब कि 1 किग्रा के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, तो थोक व्यापारी के हिसाब से देखिए क्या आएगा। थोक व्यापारी के हिसाब से वह रुपए तो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन वह दे कितना रहा है, 1200 ग्राम। फिर अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, 1200 ग्राम। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर, अब ये वस्तु व्यापारी के पास आ गई। अब व्यापारी इस पे 25% इसका लागत मूल्य बढ़ा देता है। तो 25% लागत मूल्य बढ़ाने का मतलब 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और 1/4 को जब ऐड करेंगे 4 पे 1 5/4 हो गई, तो इसको 5/4 कर दिए। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि क्वेश्चन ने बोला उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर 5 किग्रा बेच दिया गया है। तो बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दे, व्यापारी के शुद्ध लाभ हानि, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 25/24 आ गई। अब व्यापारी के शुद्ध लाभ हानि निकालनी है, तो 24 उसका सीपी है और 25 उसका एसपी है। तो एक का प्रॉफिट हुआ कितने से, 24 से इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4.17% का प्रॉफिट। करेक्ट आंसर अपना बी हो गया। ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 50 घंटों में। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। तो पहले हम टैंक ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लें। ये 40 घंटे में भर सकता है, ये 50 घंटे में। अगर टोटल उनका एलसीएम हमने 200 मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। तो 200 काम होना है और नल ए को बंद करना है, मतलब बी पूरा 25 घंटे तक काम करेगा। तो बी पूरा 25 घंटे तक काम कर रहा है, प्लस ए हमें नहीं पता है कितनी देर तक काम कर रहा है, हमने एक्स मान लिया। तो 200, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 25 चौको 100 आ गया, प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 5x हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 20। अब x बराबर 20 आ गया, मतलब पाइप ए को 20 मिनट तक खोला गया है। तो x की वैल्यू a 20 घंटे तक काम करेगा, इसके बाद बंद कर देना चाहिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। एक किसान ने 4500 में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को ना तो किसी लाभ पर और ना ही किसी हानि पर बेचा है। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे पर बेचा है तो दूसरे को के नुकसान पर बेचा जाता है। तो हमें दूसरे का नुकसान निकालना है। तो अगर पहले को 27% प्लस पर बेचना है तो दूसरे को हमें 27% माइनस पे बेचना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन ने बोला होगा दोनों का सीपी इक्वल है जो बकरियां खरीदी हैं। तो अगर 27% पहले पे प्रॉफिट पर बेचा तो दूसरे को 27% नुकसान में बेचना पड़ेगा, तभी अपना रिजल्टेंट उसका लाभ 0% का आएगा। तो दूसरे को कितने पर बेचना पड़ेगा, 27%। ये तो आप लोग ओरली कर सकते थे। 7 नंबर देखते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए कार्य को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो हम लोग पहले एक दिन में निकालें। एक दिन के लिए अगर हम लोग ट्राई करें निकालने का, तो एक दिन में ए का जितना काम होगा और एक दिन में बी का जितना काम होगा वह मिलाकर ए प्लस बी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन ने बोला है यदि ए कार्य को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है, और पहली लाइन पे क्या बोला था, ए और बी एक साथ कार्य को करते हुए कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी पूरे काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6। एक दिन का काम ए प्लस बी का 1/6 आ गया। अब ए का एक दिन का काम कितना आएगा, यदि ए कार्य को पूरा करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है
तो बी को अगर हम लोग एक्स दिन, हम बी को मान लें कि एक्स दिन में काम कर रहा है कंप्लीट, तो एक दिन में कितना करेगा 1/x। और ए बी से 5 दिन कम ले रहा है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा x-5। अब हम लोग इसको या तो सॉल्व कर लें या तो अपने ऑप्शन से रख दें। अगर ऑप्शन से हम लोग पहली वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 15, तो 1/10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आया 30, यहाँ से आया 3 और यहाँ से 2, 5/30 बराबर 1/6, मतलब 1x की वैल्यू 15 सेटिस्फाई कर रही है। तो अपना x बराबर 15 आ गया। और पूछा क्या है, तो b अकेले से कितने दिनों में कर सकता है। b को हमने x दिनों में माना था और x की वैल्यू ही अपनी 15 लेट करने में इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। यदि एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है, मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सीपी पे क्या हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है यदि एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है, मतलब अगर पहले 1 यूनिट रही होगी तो बाद में 2 यूनिट हो जा रही, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है। 10% का नुकसान होता है, तो अब अगर जब 2 सीपी हो गया है तो 2 का 10% का नुकसान हो रहा है, तो मतलब कितने पे बिक रहा है 9/10 पे। वैल्यू कितनी 1.8, 1.8 उसका एसपी है। तो पूछा क्या मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। और पहले ये लाइन पे बोला था लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता था, तो अगर 2 पे भी 1.8 है एसपी तो 1 पे भी 1.8 रहेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक की वस्तु को 1.8 पे बेचा गया है तो 80% का लाभ होगा। 8 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है। तो पहले से अगर हम लोग चेक करें, एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लेंथ अगर हमने एल मान ली तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसे 20 सेकंड लगे हैं पार करने में और उसका टाइम आ गया 20 सेकंड, और स्पीड उसकी कितनी है हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया x उसकी स्पीड है। ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरे पे क्या बोला है, और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में, मतलब अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। अगर ट्रेन की यल पहले मानी थी तो अब हो गई यल प्लस 300। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में 35 सेकंड उसको लगे हैं, 35 सेकंड इंटू एक्स ट्रेन की स्पीड। ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन। तो अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं 20x और इन दोनों वैल्यूओं को सॉल्व करते हैं तो l बराबर 20x इस पे पुट कर दिया, तो 20x प्लस 300 बराबर आ गया 35x के। तो 15x बराबर कितना आ गया, 15x बराबर आ गया 300, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड ट्रेन की। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 200 मीटर लंबी ट्रेन को, या तो x की वैल्यू जो 20 मीटर पर सेकंड है हम लोग इस पे पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन पे, तो हमें उस ट्रेन की लेंथ भी मालूम चल जाएगी। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 400 मीटर की। x की जब वैल्यू पुट करेंगे तो l हमें उसकी लेंथ भी 400 मीटर मालूम चल गई, उसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड मालूम चल गई। अब क्वेश्चन ने बोला है वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले की तो 400 मीटर थी डिस्टेंस, पहले वाली ट्रेन की लंबाई 400 मीटर थी और दूसरे वाले की 200 मीटर, तो ये तो अपनी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब ये क्वेश्चन ने बोला है दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, अपान पे 10 सेकंड कर दिया। अब ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ऊपर डिस्टेंस अपान टाइम हो गया, तो अब ये स्पीड के बराबर हो जाएगा। अब स्पीड कितनी है, पहले की 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, या y मान लें। x अगर हम लोग पहले मान चुके हैं तो y मान लें। अब इसको सॉल्व करते हैं 600/10 मतलब 60 बराबर 20 प्लस y,
तो y बराबर कितना आ गया 40, y बराबर 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। अपना सी करेक्ट ऑप्शन हो गया, 9 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में निकालनी। फिर हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जा रही। 1 मिनट में आगे निकल जा रही, इसका मतलब क्या है कि वह दोनों मोटरसाइकिल और ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, अब ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी हमें निकालनी है। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमें नहीं मालूम, हमने डी मान लिया। स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 72 माइनस 54, और ये किलोमीटर पर घंटे में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। बराबर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या बोला 1 मिनट में आगे निकल जाती, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 6 सेकेंड में लेना पड़ेगा हमें। तो डी अपान 36, ये 72 पे जब 54 घटाएंगे वैल्यू आएगी 18। तो 18 गुणे 5/18 बराबर आ जाएगा 60 के। 18 से 18 कैंसिल हो गया, डी बराबर आ गया 300। डी बराबर आ गया 300, तो 10 का सी करेक्ट। 11 नंबर। जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर है तो होता है। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है तो पहली संख्या के 6/11वें के 5/8वें के 2/7वें का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है तो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालने। तो पहली अगर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 7 है, फिर 11 है। अब 11 का कितने गुना है, 11 का 7 गुना है तो 77 आ गया दूसरी संख्या, सेकंड नंबर आ गई 77। ये हमें मालूम चल गया, सेकंड नंबर 77 है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो पहली संख्या के 6 क्या ना, तो हम लोग पहले पहली संख्या निकालें। अब जब पहली संख्या के 80% को, हमें पहली संख्या नहीं मालूम है, पहली संख्या के 80% को, पहली संख्या का 80% कितना होगा 8/10 लिख लें या 4/5 को दूसरी संख्या के 40% विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 के बराबर होता है। अब अगर इसको हम लोग विभाजित करते हैं दूसरी संख्या से, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या के 40% से विभाजित करना है। दूसरी संख्या अपनी 77 है, 77 का 40% से डिवाइड करना है, मतलब 2/5 से, इतने से इसको डिवाइड करना है। तो यह नंबर, तो भागफल 4 के बराबर होता है। भागफल 4 के बराबर होता है मतलब इस पे 4 का मल्टीप्लाई होता है। ये अपनी फर्स्ट और दूसरे की इक्वेशन पे सेट हो गया। तो फर्स्ट का 4/5 बराबर है 77 गुणे 2/5 गुणे 4 के। अब वैल्यू यहाँ से कैंसिल करते हैं, फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई 77 गुणे 2, ये तो अपनी पहली संख्या मालूम चल गई। क्वेश्चन ने बोला तो पहली संख्या के 6/11 में, तो इसको 6/11 कर देते हैं। फिर क्या बोला है 5/8 में 5/8 कर दिया। फिर बोला 2/7 में 2/7 कर दी। तो इसका मान निकालना है। तो 11 7 77 ये कैंसिल हो गया, और 2 से यहाँ पे 2 आ गया, और 2 से यहाँ पे 3 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 15। 11 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। अब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है। समान दूरी, अगर ये अपनी डिस्टेंस है तो ये 3 बराबर भागों में है, समान दूरियां तय करती है x x x। लेकिन पहली 5 kmph से, स्पीड अगर ये है तो अपनी 5 kmph से पहली, दूसरी 10 से और तीसरी 15 से। लेकिन टाइम उसे टोटल कितना लग रहा है, टाइम उसे 55 मिनट लग रहा है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं।
एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे से गई थी और x किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से गई x किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से गई x किलोमीटर। तो डिस्टेंस पहले x कवर की कितने से, 5 से, प्लस x कवर की 10 से, प्लस x कवर की 15 से, बराबर 55 मिनट के आया है। अब 55 मिनट में है तो इसको घंटे पे चेंज कर लें, तो अपान पे 60 कर दिए। x कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, अगर 30 एलसीएम ले लें तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ये बराबर हो जाएगा। 11 से 5 से काटें तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, ऊपर 11 आ गया, नीचे 12 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, 6 3 9 2 11 आ गया ऊपर, 11x/30 बराबर आ गया 11/12। 11 से 11 कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/12, 30/12। तो x बराबर कितना आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो x अपनी इतनी डिस्टेंस थी, इतनी वाली, उसकी वैल्यू है 30/12, तो टोटल वैल्यू निकालनी है तो 3x हो जाएगा। तो 30/12 का 3 से गुणा कर लें तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे 30 को तो 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा है, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके मूल लागत पर बेचा है, तो पूरे लेन देन पर नुकसान प्रतिशत क्या है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करते हैं। कैसे, क्वेश्चन ने पहले बोला है कि 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा है, तो 40% हिस्से को बेचा है कितने पर, लागत मूल्य के 4/5 पर, मतलब 4/5 पर बेचा है, मतलब 80% पर बेचा है। तो अगर 80% पर बेचा है तो उसे 20% का नुकसान हुआ है। पहले 40% हिस्से को बेचने पर उसे 20% का नुकसान हुआ है। फिर आगे क्या बोला है, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे के बराबर। आगे 36% को जब बेचा है तो लागत मूल्य के आधे के बराबर, मतलब उसे 50% का नुकसान हुआ है, तो यहाँ से 50% का नुकसान आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने बोला शेष को इसके मूल लागत पर, शेष कितना बचा, 40 और 36, ये 40 और 36 76 हो गया, शेष बचा 24% शेष बचा, इसको 0% पे बेचा है। तो पूछा पूरे लेन देन पर उसका नुकसान प्रतिशत क्या है। तो अगर हम इसको रेशियो पे देखें अपनी क्वांटिटी को, तो यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, इतनी आ गया। और जब 10 का वेटेड एवरेज जब हम लोग लगाते हैं, 10 से यहाँ पे आ गया माइनस का 200%, यहाँ से आ गया माइनस का 450%, यहाँ से आ गया 0%, तो टोटल कितना आ गया, माइनस का 650%। अब इसको हम लोग टोटल अपनी क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, 10 9 19 6 25 से, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूनी 50 और 25 छंका 150, 26% का उसे नुकसान होगा। डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। पिछले वर्ष ए और बी की व्यक्तिगत आय का अनुपात 6:5 है, तो ए और बी की आय का रेशियो क्या है, 6:5 का है। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, पिछले वर्ष की आय और चालू वर्ष की ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 3:5 और 4:7 है। मतलब कि ए कितना बढ़ा है, अगर पहले 3:5 है, ए का पहले अगर हम लोग चेक करें तो 3 अगर पुराने वर्ष में, तो नए वर्ष में 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की हम लोग निकाल लें, 5 यूनिट की निकालना है, 3 यूनिट की 6 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब इस वर्ष में ए की 10 है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर बी पे हम लोग जाएं, बी पे बोला है 4 से 7 हो जा रही है, तो 4 से 7 हो जा रही है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट की हम लोग निकाल लें, 7 की निकालना है, 4 की 5 है, मतलब 35/4 हो गई। यहाँ पे 35/4 हो गया है, 35/4 हो गया है। अब इस रेशियो पे है, तो अगर अब इस रेशियो पे हैं तो हम लोग 4 से अगर इस पे मल्टीप्लाई करके रेशियो अपना सेट करें तो 40 और 35 का आ गया, मतलब 5 से काटें 8 और 7 का आ गया, मतलब अब रेशियो 8 और 7 का है, पहले रेशियो 6 और 5 का था। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, दोनों की वर्तमान आय का योग 15,000 है, वर्तमान आय, वर्तमान हम लोगों की किस अनुपात में, 8:7 में, तो 8 7 15 का योग 15,000 है।
अब क्वेश्चन ने बोला तो ए और बी की वर्तमान आय अलग अलग निकालनी है। 15,000 का 15 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8,000, 7 यूनिट की वैल्यू 7,000। करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। सैंटी को एक निश्चित कार्य करने में अपने पिता से 9 दिन अधिक लगते हैं और दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। सैंटी अकेले उस काम को कितने दिन लेगी? तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है। अभी टाइम एंड वर्क वाला ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसको अपने आप से ट्राई करिएगा कैसे कितना आंसर आएगा इस वाले को, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर बताइएगा कि कितना आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा इसको अगर अपने आप से आप लोग करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक वस्तु को 580 में बेचने से प्राप्त लाभ और 420 रुपये में बेचने के कारण होने वाली हानि की राशि बराबर है। मतलब अगर ये अपना सीपी यहाँ पे है, तो सीपी से जब हम 580 पे बेच रहे हैं तब जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वह सीपी के बाद जब हम लोग 420 से बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है, ये यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, ये यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो इक्वल है। ये क्वेश्चन ने बोला है। तो अगर 580 से 420 घटाएं, 580 से 420 घटाया, वैल्यू कितनी आ गई? 160। 160 जो अपनी वैल्यू आई है वह प्रॉफिट और लॉस की आई है बीच की, और प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। मतलब ये यहाँ पे भी 160 का हाफ कितना होता है? यहाँ पे भी 80 होगा और यहाँ पे भी 80 होगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? तो बेचने के कारण होने वाली हानि की राशि क्या हो, तो परसेंटेज हानि क्या है। अब परसेंटेज हानि हमें निकालनी है, तो हानि 80 रुपए की हुई है, लेकिन 420 में बेचा गया है, तो सीपी कितना रहा होगा? 500 का रहा होगा। तभी तो 500 में जब 80 रुपए की हानि होगी तभी तो वह 420 में बिकेगी। अब हमें हानि परसेंटेज निकालना है। 80 की हानि हुई है, 500 पे इंटू 100, 16% का नुकसान आ गया उसे। बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, तो पहले इसको सेट करते हैं। ए की आय बी की आय का 40%, अगर बी 5 है तो ए 2 है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? और बी की आय सी की आय का 24% अधिक है। बी की आय सी की आय का 24% अधिक है, तो 24% को पहले पी बाई क्यू फॉर्म पे लिखते हैं फ्रैक्शन पे। अगर 4 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 25। मतलब बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो बी 31 के है और सी अपना 25 का है। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना है? 62, और इसका मल्टीप्लाई किया कितना है? 155, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 125। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? कितनी अधिक है? 5 में 2 गया 3, 12 में 6 गया 6, 63 अधिक है। परसेंटेज पे चाहिए 63 बटे 62 गुणे 100, तो ये 100% से ऊपर आएगा, तो डी अपना करेक्ट हो जाएगा, 100 से थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। एक व्यवसाय में ए और सी ने 2:1 के अनुपात में राशि का निवेश किया, जबकि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में राशि का निवेश किया है। यदि उनका वार्षिक लाभ इतना है, तो निकालना है हमें कि उनका वार्षिक लाभ इतना है, तो लाभ में ए बी का हिस्सा कितना है? बी का केवल हिस्सा निकालना है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? ए बी और सी का चेक करते हैं। ए और सी में 1:2 का अनुपात है, अगर ये 1 है तो ये 2 है। अब क्वेश्चन ने बोला जबकि ए और बी में 2:3 का, अगर ये 2 है तो ये 3 है। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो 6 से ऊपर वाले पे यहाँ पे 3 दूनाई 6 यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे 2 दूनाई 4 लिख दें, और यहाँ पे 3 का नाम 3 लिख दें। मतलब 6 4 3 के रेशियो में है, वो 6 4 3 के रेशियो में है। और जो उनका वार्षिक लाभ है, मतलब सबने पूरे 1 साल के लिए लगाया होगा, तो टाइम उनका इक्वल हो गया। तो टाइम अगर इंटू 12 लिख भी दें तो वो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो प्रॉफिट डायरेक्टली इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो बी का हिस्सा क्या है निकालना है? बी का 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और टोटल 6 4 10 3 13 यूनिट की वैल्यू 157300 दी है। तो 13 से भाग देते हैं, 1 आया 2 आया 1 आया 00 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 4 4 2 8 4 2 8 4
484 100 आ जाएगा। करेक्ट आंसर डी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। एक ट्रक एक निश्चित गति से 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगेंगे। तो मूल गति क्या है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग चौथा क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को इसको अपने आप से करना चाहिए और कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम लोग इसको फिर बता देंगे कितना इसका आंसर आएगा सॉल्व करके। 20 नंबर देखते हैं। ए ने बी से 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया है और ब्याज के साथ इतने रुपए ऋण चुकाया। ए द्वारा लिया गया ऋण राशि कितनी है? तो ए ने बी से 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया है, मतलब 8% अगर साधारण ब्याज पर लिया है तो 2 सालों पे उसका टोटल एसआई कितना हो जाएगा? 16%। अब और ब्याज के साथ इतने रुपए चुकाया है, तो अगर 100% उसने लिया था तो अब उसको 116% चुकाना है और 116% की वैल्यू रुपए पे 191,864 दी है। तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 191,864। इसको डिवाइड करते हैं, 2 से काटेंगे 5 और 8 आ गया, यहाँ पे 2 से काटेंगे वैल्यू आएगी 9 और दुनाई 18 दो पंचे 10 और दुनाई 18 दो तिया 6 दो दुनाई 4। अब इसको काटेंगे 2 से, यहाँ पे आ गया 29 और इसको काटेंगे 4 7 9 6 आ जाएगा। अब 29 से इसको डिवाइड करते हैं, 29 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 29 से डिवाइड किया तो 4 7 9 6 को डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, 29 आ गया, 17 में 9 गया 8, 1 8 9 बचेगा, 6 बार जाएगा। अब 6 नाम 54 5 हासिल, 6 दुना 18 6 नाम 54 5 हासिल और 6 दुना 18 6 दुना 12 और 5 17, 9 में 4 गया 5 और 8 में 7 गया 1। अब कितना बचेगा? 6 आएगा। अब कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 165 के राउंड आएगा। अपना करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो? ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 8/13 26/40। अब 26 से 8 घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी? 18 और 40 से 13 घटाएंगे वैल्यू आएगी 27। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। यहाँ पे गैप कितने, या तो आप लोग पहले से चेक कर लें दूसरे से, पहले से तो हम हर बार बता चुके हैं, दूसरे से भी बता देते हैं। दूसरे पे कितने गैप है? 14 का गैप है, तो इस पे भी हम लोग 14 का गैप बना लें, तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आ गया 42। अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 26 में 2 जोड़ना पड़ेगा और 40 में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 2 अल्टीमेटली जोड़ना पड़ेगा। 21 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। यदि इतने को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? ये हमें निकालना है। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसको 4 और 3 से डिवाइड करना है। 12 का मल्टीप्लायर क्या है? 4 और 3। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। संख्याएं कौन सी हैं? 1 4 3 3 1 4 3 3 इंटू 1 4 2 2 इंटू 1 4 2 5। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई का चेक करें तो ये 5 4, ये वाली लाइन, ये वाली संख्या को देखिएगा, 5 4 9 2 11 1 12, ये मतलब 3 से कट जाएगी। तो अपना जो शेषफल आ रहा है वह भी 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 5 4 9 2 11 1 12 है। तो जो संख्या हमने ऊपर काटी है ये वाली 3 से, तो हमें जो आंसर आएगा वो भी अपना रिमाइंडर भी 3 से कटना चाहिए। रिमाइंडर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब आगे अगर हम चलो 4 का चेक करें तो 4 का जब हम लोग इस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि कहीं से 4 से डिवाइड नहीं हो रही टोटल संख्या है, कोई भी नहीं डिवाइड हो रही है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे बचेगा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। कैसे हम लोगों ने इतना जल्दी निकाल लिया? क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो अगर 33 को चेक करेंगे तो 4 8 32, 1 बच जाएगा। 22 पे चेक करेंगे 4 5 20, 2 बच गया और 4 6 24, 1 बच गया, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अगर 4 से हम लोग संख्या को डिवाइड करेंगे जो अपना रिमाइंडर आएगा तो
उस पर 2 शेष बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब हम लोग अपने आंसर पे चलते हैं। आंसर पहले 3 लेते हैं, तो ये तो 3 से डिवाइड है, लेकिन 4 से डिवाइड होने पे इसमें 3 शेष बच जा रहा है, तो ये अपना नहीं होगा। 9 को चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 8 को देख चेक करते हैं, 3 से ही नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये अपना ऑप्शन ही गलत हो गया। डी अपना करेक्ट हो जाएगा। 3 से डिविजिबल हो रहा है और 4 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें एक्चुअली में पूरे को 12 से भाग नहीं देना पड़ा, हम केवल डिविजिबिलिटी रूल चेक करके हम लोग इसके आंसर पे पहुंच गए। 23 नंबर देखते हैं। वह अनुपात जिसमें 192 प्रति किलोग्राम की चाय को 150 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिलाया जाना है, ताकि मिश्रित चाय जब 194 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के लिए बेची जाती है तो 20% का लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम लोग अगर एलिगेशन इस पे लगाना चाहे, क्योंकि पहले कोई वस्तु प्रति किलोग्राम पे बेची गई थी, फिर कोई बेची गई थी और मिश्रित बताई गई है, तो पहले हम ये जो अपना एसपी है इसको सीपी पे कन्वर्ट कर दें, तभी हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो अगर 20% का लाभ हुआ है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 6 की यूनिट की वैल्यू 194.40 दी है, तो 5 यूनिट की निकालनी है। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 194.40। 6 से इसको काटते हैं, 6 18, 6 दूना 12, 6 चौको 24, 32.40, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 पंचे 160 और 5 चौको 20, 162 आ जाएगी। अब हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। 192 प्रति किलो पहली वाली का था, 150 प्रति किलो दूसरी वाली का था और 160 रिजल्टेंट था। इस 162 पे जब 150 घटाएंगे वैल्यू आएगी 12, और जब 192 पे 162 घटाएंगे वैल्यू आएगी 30। अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा हमें। 23 का ए करेक्ट हो गया। 24 नंबर। एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:2 है। बाद में क्या करना है, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो 3:2 है, तब 10 लीटर मिश्रण था, तो एक्चुअल में ये वैल्यू मिल्क और वाटर पे 10 लीटर अगर टोटल है तो 3 और 2 के अनुपात में डिवाइड करना है, तो 6 और 4 लीटर पे आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अनुपात 2:3 करना है, लेकिन मिश्रण में पानी केवल मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है। मिश्रण पे पानी मिलाना है, हमने x मान लिया कि पानी मिला है, लेकिन मिल्क अपना जब 6 लीटर पहले था तो अब भी 6 लीटर रहेगा। 6 लीटर जब पहले था तो अब भी 6 लीटर रहेगा, लेकिन अब रेशियो क्या हो जा रहा है, 2 से 3। अगर 6 लीटर 2 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 लीटर। तो हमें मिलाना कितना पड़ा, 5 लीटर। 4 लीटर पहले था, 9 लीटर बाद में हुआ है, तो 5 लीटर मिलाना पड़ेगा। 24 का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो से विभाज्य है। 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है, तो पहले इनका एलसीएम हमें चाहिए अल्टीमेटली न्यूनतम संख्या। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 5। अब इनका एलसीएम हमें निकालना है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 3 की पावर 2 हो गया। और 5 और 7 हो गए, 5 गुणे 7। तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से 9, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो 20 गुणे 63 आ गया। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 0, 3 6 2 6 12, 1260 आ गया। 1260 अपना बी करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की तुलना में 50% अधिक है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की तुलना में 50% अधिक है। तो लंबाई पे अगर लेंथ वाले अगर हम लोग रेशियो चेक करें ए और बी का, तो ए की लंबाई ट्रेन बी की तुलना में 50% अधिक है। अगर ये 2x है तो ये 3x है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ट्रेनों की गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा हुए 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 3x और 2x 5x। स्पीड उनकी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन विपरीत दिशा में है, मतलब उनकी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड आएगी वह जुड़ जाएगी। तो 40 और 32 कितना हो गया, 72।
अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 सेकंड के बराबर है, टाइम में 15 सेकंड लग रहा है। यहाँ से आ गया 4, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 15 दूना 30, 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60। x बराबर 60 आ गया है। तो क्वेश्चन में पूछा ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन की बी लंबाई 2x थी, x की वैल्यू पुट करते हैं 120, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 5120 रुपए पर 3 वर्षों के बाद 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से कितनी राशि हो जाएगी। तो 12.5% लिखा है, p/q फॉर्म में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। मतलब कि पहले साल, अब जैसे प्रिंसिपल उसका 5120 रुपये प्रिंसिपल था, तो 5120 का पहले साल 9/8 हो जाएगी, फिर अगले साल 9/8 हो जाएगी, 3 वर्षों के लिए पूछा तो तीसरे साल भी 9/8 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अपना मिश्रधन हो जाएगा। तो 8 का क्यूब 512 होता है, कैंसिल हो गया। 9 का क्यूब 729 होता है, तो 729 जीरो उसका मिश्रधन हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया। 28 नंबर देखते हैं। 28 संख्याओं का औसत 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो या तो आप लोग इसको बेसिक से कर लें या तो एलिगेशन से कर लें। तो बेसिक वाला तरीका हम आपको बता देते हैं, एलिगेशन वाला तरीका पिछली क्लास में हम लोगों ने बता दिया था। 28 संख्याओं का औसत 77 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 गुणे 77 करेंगे, 7 8 56 5 असिल, 7 दूने 14 5 19, फिर 196। वैल्यू आ गई कितनी इसकी, 6 9 6 15 1 असिल, 9 1 10 11 और 2156। 2156 इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, 14 संख्याओं का औसत 74 है। अब इनकी टोटल वैल्यू निकाल लें, इतनी आ जाएगी। 14 संख्याओं का औसत 74 है। फिर 15 संख्याओं का औसत 84 है। 15 संख्याओं का औसत 84 क्वेश्चन ने बोला है, 15 संख्याओं का औसत 84 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर, 14 चौको 56 5 असिल और 14 सत्ते 98 और 5 103, यहाँ से आ गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौको 20, 15 चौको 60 6 असिल, 15 8 120 और 6 126। यहाँ से टोटल कितना आ गया, 6 6 3 9 2 2296। लेकिन अब हमारी संख्या 15 14 29 हो गई, लेकिन टोटल कितनी थी, 28 थी। तो अपनी इस पे 14वीं संख्या निकल आएगी, 14th नंबर। अगर हम लोग 14th नंबर निकालना चाहें तो कितना आएगा, 2296 माइनस पे 2156। वैल्यू कितनी आएगी, 6 में 6 गया 0, 9 में 5 गया 4 और 2 में गए 140 आ गई 14th नंबर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि 14वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 2156 था टोटल संख्याओं का योग और इसमें 14वीं संख्या हटानी है। 28 संख्याओं का औसत 2156 था। अब इसमें से 14वीं संख्या हटानी, मतलब एक संख्या हटानी है, तो 2156 पे हम 140 माइनस कर दें। वैल्यू कितनी आएगी, 6 5 में 4 गए 1 और 0 200 2016 आ जाएंगी। अब ये कितनी संख्याओं का टोटल वैल्यू आई है, 27 संख्याओं के, दिन का औसत चाहिए तो इसको 27 से डिवाइड कर देते हैं। 27 से 2016 को जब डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 7 बार जाएगा, 7 7 49 4 असिल, 7 दूने 14 4 18, 11 में 9 गया 2 आ गया, 9 में 8 गया 1 26 आ गया। अब ये कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 7 28 2 असिल और 4 दूने 8 2 10, 16 में 8 गया 8 और 1 0। अब ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार के लगभग, 6 बार के लगभग। तो 74.6 कुछ आएगा, तो 74.7 अपना करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। एक नदी में एक धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव को 6 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने और वापस आने में 2 घंटे लगते हैं, तो नाव की गति ज्ञात करना। तो इसको सीधा हम लोग टाइम इज इक्वल टू टाइम कर देते हैं। पहले जाने में 6 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी। अगर हम नाव की गति को, नदी में जाना है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव है, तो नाव की गति को अगर हमने बोट को मान लिया x किलोमीटर पर आवर पे, तो x जब वो 6 किलोमीटर जाएगी तो x + 4 से जाएगी, क्योंकि धारा की भी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब 6 किलोमीटर वापस आएगी तो x - 4 से आएगी। ये जो टाइम लगा है वह 2 घंटे के इक्वल है। तो 1/x + 4
प्लस 1/x-4 बराबर आ गया 1/3। अब अगर हम ऑप्शन से वैल्यू पुट करें, फर्स्ट वाली अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 1/12 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करें तो 12 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4/12 हो गया, मतलब 1/3। मतलब अपना 8 करेक्ट आंसर है। इसका नाव की गति 8 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग वैल्यू पुट करके हम लोग पहुँच गए। ए अपना करेक्ट हो जाएगा। 29 का ए। 30 नंबर देखते हैं। एक वयस्क वर्ग की औसत आयु 40 वर्ष है। 32 वर्ष की औसत आयु वाले 12 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा का औसत 4 वर्ष कम हो जाता है। कक्षा की मूल संख्या निकालनी है। एलिगेशन हम लोग इसमें लगा सकते हैं। कैसे? एक वयस्क वर्ग की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। 32 वर्ष की औसत आयु वाले 12 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। 12 नए छात्र शामिल होते हैं और 32 है उनका औसत, जिससे कक्षा का औसत 4 वर्ष कम हो जाता है। तो पहले कितना था? 40 था। अब 4 वर्ष कम हो गए, 36 बचा है। तो जब 40 में 36 घटाएंगे वैल्यू आएगी 4, और जब 36 में 32 घटाएंगे वैल्यू आएगी 4। तो 4 यूनिट की ही वैल्यू तो 12 है, तो यहाँ पे भी तो 12 होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 12 अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 30 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 30 कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का टेलीग्राम पे, वहाँ पर जुड़कर आप लोग अपना इशू बता सकते हैं। इस सेट में हम लोगों ने पहली बार आप लोगों को होमवर्क के रूप में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। हम आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका आंसर वीडियो सॉल्यूशन से दे देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 31 पे।